गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th में स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में मैं पहले चैप्टरों के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल इसमें 15 यूनिट है, ठीक है। और चैप्टरों की बात करें तो कितना है, 21 चैप्टर है। तो आज हम ज्योग्राफी की पहली यूनिट लेंगे और पहली यूनिट है यूनिट। ये यूनिट हुआ भैया यूनिट फर्स्ट, और ये हुए दोनों चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड। ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर है, ठीक है। हिस्ट्री में 5 चैप्टर है, मैं लिख देता हूं इधर। ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर है, हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। सिविक्स में 3 चैप्टर है। और हम आगे बात करें इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में 7 चैप्टर। इको में कितने चैप्टर है, 7। ये हो गए टोटल 21 चैप्टर, ठीक है। हिंदी में हम बात करें तो भूगोल में 6 चैप्टर है, हिस्ट्री में मतलब इतिहास में 5 चैप्टर है, और सिविक्स अर्थशास्त्र में, नागरिक शास्त्र में कितने 3 चैप्टर है, और अर्थशास्त्र में 7 चैप्टर है। तो टोटल होते हैं 21, और यूनिट होती है हमारी 15। यूनिट कितनी है टोटल मिला के 15 है। तो आज हम पहली यूनिट की बात करेंगे। हम ले रहे हैं पहला चैप्टर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, और रिसोर्सेस ऑफ इंडिया सेकंड, भारत के संसाधन और भारत के संसाधन पार्ट 2। अब भारत में क्या क्या संसाधन है उसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में मैं बताऊंगा। इसकी आपको पिक सेंड कर दूंगा परीक्षा बोर्ड से, जिनके पास नहीं है वो इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेस की। तो अब देखेंगे भारत के संसाधन। अब भारत में कितनी तरह की, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की इसमें। तो इसमें बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन क्या होता है भैया, तो मिट्टी का कटाव होना। अब मिट्टी का कटाव कब होता है, जब बारिश आती है, या मृदा का क्या करा जाए, खनन किया जाए, मृदा को क्या करा जाए, हटाया जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मृदा का अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में होता है ड्रेनिंग of a soil due to the running of water to wind is called soil erosion. Soil erosion is a serious problem which not only affected the land but also the human beings. बता रखा है उसे, मिट्टी का कटाव एक क्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। इससे ह्यूमन बींग्स मतलब हमारी लाइफ पे भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। मृदा का संरक्षण, तो मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो मैंने बताया मतलब कैसे सॉइल को क्या कर सकते हैं, हम कंजर्व करके रख सकते हैं। तो मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना तथा मृदा के उपजाऊपन को बचाए रखना ही मृदा का संरक्षण है। मतलब मिट्टी में जो उसकी फर्टिलाइजिंग है उसको बचा के रखना, और उसके मिट्टी को संरक्षण करके रखना, खनन ना करना, ये क्या कहलाता है, मृदा का संरक्षण कहलाएगा। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। देखिए मिट्टी के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है वो हमसे। तो ये तो एक पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया। दूसरा इसमें बनता है भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो भारत में कई तरह की मिट्टियां पाई जाती है भैया, और क्वेश्चन कैसे आता है तो वो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ ए सॉइल फाउंड इन अंडर द फॉलोइंग हेड्स, एरिया, कंपोजिशन एंड फर्टिलिटी, ठीक है। तो मैं एक पढ़ के बताता हूं आपको, देखिए ध्यान से सुनिए। भारत में कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। हम पहली मिट्टी की बात करें तो 6 तरह की मिट्टियां भारत में लगभग पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी पाई जाती है तो हम उनके बारे में बात कर लेंगे अभी। हिंदी में पढ़ देता हूं पहले। जलोढ़ मिट्टी, रेगड़ या काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। इंग्लिश में बात करें अलुवाइल सॉइल, रेगुलर और ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। ये 6 तरह की मिट्टियां पाई जाती है। मैं एक मिट्टी का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, आप समझ लेना। कम से कम आप 5 तरह की मिट्टियां 6 में से करके याद करके ही जाना,
ठीक है, मैंने बोला कि मिट्टी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है, अलुवाइल सॉइल की बात करें तो क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तत्वों द्वारा होता है। नदियां जो होती हैं क्या करती है, पानी को जब बहा कर लाती हैं तो ये मिट्टी उसके साथ आती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या है, जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलुवाइल सॉइल, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है और किस कंपोजिशन में होता है, तो मैं ये भी बता देता हूँ, जलोढ़ मिट्टी भारत के 40% भाग पर पाई जाती है, क्योंकि पानी हर जगह पानी है, तो क्या होता है, ये बहा के लाई जाती है, ठीक है। उत्तर भारत का बड़ा मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, कहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत में पाया जाता है ये, और कहाँ पाया जाता है, पर्वतीय पूर्वी तटीय मैदान। इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने का अंश अधिक होता है, ठीक है, चूना जो पाया जाता है, चूना तो आपने सभी ने सुना होगा, चूने का अंश ज्यादा होता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या खाद्यान्न पूर्ति इसी से होती है, ठीक है। इस मिट्टी के गुण क्या है भैया, तो इस मिट्टी के जो गुण है, फर्टिलिटी, ये क्या है, मेंटेन बाय द अराइवल ऑफ ए न्यू सॉइल ब्रॉट द रिवर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है इसमें, मैंने बताया, मतलब चूना पाया जाता है, इसलिए मिट्टी क्या है, ये बहुत ही उपजाऊ है। इट इज आल्सो द कंटेन द पोटाश, फॉस्फोरिक एंड एसिड है। ऐसे ही 6 मिट्टियों की अपनी अलग अलग खासियत है, तो ये आपको पढ़ना है मिट्टियों के बारे में। अगली चीज हम बात करें, रेन वाटर, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है, जल संसाधन का मानव जीवन पर क्या महत्व है। तो देखो, जल संसाधन 3 तरह से पाए जाते हैं हमें, जैसे कि पता है कैसे पाए जाते हैं। पहला सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर और ऑकेनिक वाटर। तो क्या होता है, पहला पृष्ठीय जल, नदियों, झीलों, छोटे बड़े जलाशयों की जल पृष्ठीय कहलाता है, इसे क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। भूम जल, वर्षा का जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जो अर्थ रहती है वो क्या करती है, मिट्टी जो रहती है वो क्या करती है, पानी को सोखती है। तो जब पानी को सोखती है तो पानी क्या होता है, जाके नीचे स्टोर होता है, चट्टानों में जाके नीचे धरातल में क्या होता है, स्टोर होता है, और उसी का हम बाद में क्या करते हैं, यूज करते हैं। वायुमंडलीय जल, तो ये जल आपको पता ही कैसे होता है, वाष्प जो रहते हैं वो बनके और क्या होते हैं, बाद में बारिश के रूप में गिरते हैं, ठीक है। वर्षा के जल को संग्रहण करना कैसे जरूरी है, तो मतलब क्या कर सकते हैं, कंजर्व द रेन वाटर नेसेसरी। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ जल तो बहुत है, पर जल जो है वो क्या है, वेस्टेज जल है, मतलब जो पानी है वो क्या है, पानी तो बहुत है हमारे यहाँ पर, पानी की जो क्वांटिटी है, पीने जो लायक पानी है वो बहुत कम है, ठीक है। बाकी जो पानी है वो क्या है, वेस्टेज है। जैसे बारिश का जल होता है, सड़कें बन गई है तो क्या हो पाता है, पानी सारा वेस्ट हो जाता है, नदी नालों में बह जाता है, बाकी का पानी जो खेतों में गिरता है वही नीचे तक जा पाता है, ठीक है। तो पानी का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि भी लगातार बढ़ती जा रही है, या तो जनसंख्या को रोकने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पीने का पानी, भोजन पकाने के लिए, साफ सफाई के लिए, अनेक दैनिक कार्यों में रूप से उपयोगी है पानी। पानी का हमें पता ही है कितनी अनमोल चीज है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं वन संरक्षण। ये तो एक मिट्टी के बारे में हम बात कर लिया, वन संरक्षण क्यों जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई शुड चेक द डेजर्टेशन ऑफ सॉइल। हमें पता है भैया कि हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होती है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और पेड़ पौधे, या आज देखा होगा कि क्या हो रही है, बहुत सारी कॉलोनियां कट रही हैं, बहुत सारे अनवेस्टेज चीजों को क्या करा जा रहा है, खेती की जमीनों को भी क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे क्या उपयोग में लाया जा रहा है, वहाँ खेती ना करके क्या बनाया जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल चीजें हैं, ठीक है। ये आगे इन फ्यूचर क्या करेगी, हमें नई नई क्या करेगी, समस्याओं को उत्पन्न करेगी। तो इसके बारे में है कि हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट प्ले रोल क्या है हमारी लाइफ में, तो बहुत सारा है। पहला क्या है, पॉल्यूशन होने से बचाते हैं हमें, ठीक है। जो वनों की कटाई है उस पर सख्ती लगाई जाए भैया। नेक्स्ट, वनों का क्षेत्र पूर्ण संरक्षण किया जाना चाहिए, जो वन क्षेत्र है उनमें तो हाथ ना डाले, कम से कम उनका क्षेत्र एक संरक्षण किया जाए। जो लकड़ियां हैं उनका कम से कम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए, ठीक है।
वृक्षारोपण पे ध्यान दिया जाए और जो वन विभाग है, जो फॉरेस्ट विभाग है, वो क्या करे, पेड़ों की कटाई और पेड़ों के भ्रष्टाचार को रोकने पर ध्यान दे। इन सब चीजों पे ध्यान देगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कंट्री में, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। भारत में जो वन भूमि है वो कितनी है आपको पता है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका 3/4 भाग जो है व्यापारिक दृष्टि का उपयोगी है, ठीक है। बाकी का कोई उपयोगी नहीं है, पर हम उन्हीं को काटते जा रहे हैं। वृक्षों की जड़ों को मिट्टी बांधी रखी है, ठीक है। देखिए वृक्ष का एक इंपॉर्टेंट है, सॉइल से भी मिल जाता है कि क्या होता है, वृक्ष जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मिट्टी को बांध कर रखते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, बहने नहीं देते। जैसे बहाव आया पानी का तो क्या होते हैं, बहने नहीं देते। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है क्या, वन। तो इसलिए वनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन टिक करके दूंगा आपको क्या क्या याद करना है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फसलों के बारे में। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पिंक रेवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते थे। क्या था पिंक रेवोल्यूशन, दूध उत्पादन में वृद्धि को जब हमने बढ़ाया तो ये क्या बना, पिंक रेवोल्यूशन बना। नेक्स्ट हमारे देश में मृदा का उपयोग करते हुए देखिए किस पे हुआ, एप्पल पे, मैंगो पे, केला पे, नारियल पे, इन पे क्या करा गया, पिंक रेवोल्यूशन का किया गया था। कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया, ये किस पे था, फलों के लिए था, पिंक क्रांति। श्वेत क्रांति क्या थी, व्हाइट रेवोल्यूशन, मैंने बताया आपको, दूध उत्पादन में बढ़ाने के लिए विशेष बल दिया गया था। हरित क्रांति क्या थी, तो हरित क्रांति जो थी फसलों, गेहूं, चावल, इन सब फसलों को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का यूज किया गया, मतलब रेवोल्यूशन लाया गया। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक क्रांति लाई गई। फॉर एग्जांपल जैसे 1 हेक्टेयर खेत में 14 बोरी अनाज होता था, तो अब कितने बोरी होता है, 20 बोरी, 50 बोरी अनाज होने लगा। मतलब क्या हो गई, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या किया गया, रेवोल्यूशन लाया गया। ये चीजें हम क्यों करने लगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी। हमारे यहाँ आपको पता है एक क्वेश्चन भी आता है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों माना जाता है, मतलब कृषि को इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है हमारे यहाँ। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ सर, ठीक है। तो कृषि को क्यों आधार माना जाता है, बेसिक आधार क्यों माना गया है, क्योंकि भैया कृषि जो है भारतवर्ष का क्या है, लोग 70% जनसंख्या क्या है, इसी पे डिपेंडेंट है, कृषि पे। अब आपको पता ही है कि व्हाइट रेवोल्यूशन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है व्हाइट रेवोल्यूशन। मैंने एक शॉर्ट समरी बताई है आपको, ठीक है। जब हम ऑफलाइन में मिलेंगे तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम डिटेल में बताएं आपको, ठीक है। ऐसे ही मिनरल पावर्स के बारे में, तो मिनरल्स पावर के देखिए 4 पार्ट हो गए, मिट्टी, वन मतलब फॉरेस्ट, दूसरा हम एग्रीकल्चर के बात कर रहे थे। अब किसके बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें आ जाती है हमारी, एलिमेंट्स में हमारी चीजें आ जाती है आपको, जैसे कि आयरन का क्या है, मॉडर्न इंडिया में आयरन आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो आयरन जो होता है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, आपको पता है आयरन इंडस्ट्री, लगभग सारी मशीनें ही आयरन से बनी होती है और बहुत सारी चीजें आयरन के ऊपर डिपेंडेंट ऑन है। तो लोहे का जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा यूज है हमारे यहाँ पे, ठीक है। देखिए लोहे से क्या क्या बनाई जा सकती है, चाकू, मशीनें, रेलगाड़ी, ट्रैक्टर, वायुयान मतलब एरोप्लेन वगैरह, इन सारी चीजों में किसका होता है, जनरेटर वागी, जितनी चीजें यूज होती हैं सब में क्या होता है, आयरन का यूज होता है, लोहे का यूज होता है। इसलिए लोहा क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस मॉडर्न टाइम पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि मध्य प्रदेश इज नोन एज अ बास्केट ऑफ मिनरल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो मध्य प्रदेश जो है कंसीडर्ड रिच इन मिनरल वेल्थ, important area for the production of a not only the manganese, bauxite and coal,
देखिए ये 3 चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया क्या क्या पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में ये 3 चीजों का सबसे ज्यादा है। क्या क्या है? तांबा, बॉक्साइट, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो जबलपुर, मंडला और बालाघाट में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बास्केट ऑफ मिनरल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ क्या मिलता है? तांबा, बॉक्साइट के भंडार, जो कि मैंने बता भी दिया आपको कहाँ मिलते हैं, जबलपुर और बालाघाट में मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम इनके ऊपर पढ़ेंगे और डिटेल में भी मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन तो पढ़ने को मिलेगा। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया तो वो एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आज आपको पढ़ाया है बेटा सबसे पहले मिट्टी के बारे में, फिर वन के बारे में, और फिर कृषि के बारे में, और चौथा टॉपिक था हमारा किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में एलिमेंट जो है लोहे को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, लोहे की क्या क्या चीजें बनती हैं, और मध्य प्रदेश में किस चीज के सबसे ज्यादा खनन है। ये 4 टॉपिक हो गए। 4 में से 2 टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली 101% क्वेश्चन बनता है। अब ये मैंने जितना पढ़ाया है आपको, टोटल मार्किंग बनती है एग्जाम में, इसमें से कितने? 10 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव भी दूंगा परीक्षा बोर्ड से, ठीक है। आज ही सेंड कर दूंगा, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू। अगले लेक्चर में आप हम मिलते हैं।